हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट एसएसटी प्रैक्टिस पेपर मार्च 2024। दोस्तों, आज इसका हम सेट डी करेंगे और इंस्ट्रक्शंस देखिए पहले की तरह ही हैं और वो आपने स्वयं पढ़नी है। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कामागाटा मारू क्या था? समुद्री जहाज, पनडुब्बी, वायुयान या रेल? और इसका सही आंसर है समुद्री जहाज। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित केसरी नामक समाचार पत्र किस भाषा में था? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या मराठी? अब बाल गंगाधर तिलक जो है वो मराठी थे, तो उन्होंने अखबार भी मराठी में ही छापा था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम भारत से धन का निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय ने, लाला हरदयाल ने या लॉर्ड डलहौजी ने? किसने दिया था ये? दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? और इसका सही आंसर है रमेश चंद्र दत्त। निम्नलिखित में से प्राचीन वेद कौन सा है? अब सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है? सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? और आंसर है ऋग्वेद। मोहनजोदड़ो, छठा क्वेश्चन है ये, मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित है? गुजरात, सिंध, बलूचिस्तान या पंजाब? मोहनजोदड़ो है सिंध में। ठीक है। गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? अब भूमि कम होने का जो कारण है, खनन, अति पशुचारण, वनोन्मूलन या उपरोक्त सभी? और इसका सही आंसर है अति पशुचारण। अगला देखिए, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? अब उर्वरकों में तो चूना नहीं डलता। ठीक है। सीमेंट उद्योग है, वस्त्र उद्योग है या उपरोक्त सभी? वस्त्रों में भी चूना नहीं डलता, तो किसमें डलता है? सीमेंट में। अगला देखिए, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट, रेशम, कपास या इनमें से कोई नहीं? जूट को बोलते हैं। सुनहरा रेशा किसे बोलते हैं? जूट को, जिसकी बोरियां बनती हैं। बेल्जियम की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग बेलोनिया क्षेत्र में रहता है? 50%, 59%, 49% या 40%? और आंसर है इसका 59%। अगला प्रश्न देखिए, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? सिंहली, मुस्लिम या श्रीलंकाई तमिल या भारतीय तमिल? सबसे बड़ा हिस्सा है सिंहली समुदाय का। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है? संचार, पुलिस, प्रतिरक्षा या मुद्रा? तो पुलिस का जो क्षेत्र है वो संघ सूची का नहीं है। ठीक है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? 1991, 1992, 1993 या 1994? 1992 में उठाया गया था। ठीक है। अगला देखिए, भारत 14वां क्वेश्चन है, भारतीय समाज का स्वरूप निम्न में से कैसा है? मातृ प्रधान, पितृ प्रधान, मातृ पितृ दोनों प्रधान? ठीक है ना, या इनमें से कोई नहीं? और हमारा जो भारतीय समाज है वो पितृ प्रधान है। अगला देखिए, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में हिंदुओं की आबादी कितने प्रतिशत है? 85.3%, 79.8%, 65.4% या 70.5%? इसका सही आंसर है 79 ये हमने पिछले प्रश्न पत्र में भी क्वेश्चन पढ़ा था। अगला देखिए, तेलुगु देशम पार्टी का गठन कब हुआ? 1972 में, 1978 में, 1982 में या 1984 में? तेलुगु देशम पार्टी का गठन हुआ था 1982 में। वर्ष 2017 में भारत का मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान था? 73वां,
148वां, 154वां या 130वां? कौन सा था? 130वां। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया का संबंध द्वितीयक क्षेत्र से नहीं है? मधुमक्खी पालन, टोकरी बुनकर, दर्जी या दिया सलाई कारखानों में श्रमिक। द्वितीय क्षेत्र में कौन से नहीं आते? मधुमक्खी पालन का। निम्न में से कौन सा औपचारिक स्रोत नहीं है? सहकारी समितियां, बैंक, साहूकार या उपरोक्त सभी? औपचारिक नहीं है साहूकार। ठीक है। अगला देखिए, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण या न्यायसंगत व्यापार? इसे क्या बोलते हैं? उदारीकरण। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सरस्वती सिंधु सभ्यता के व्यापारिक केंद्रों के नाम बताओ। बहुत से यहाँ लिख देते हैं हम, लोथल, ठीक है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा भी है वैसे तो, पर हमने दो ही बताने हैं यहाँ। कालीबंगा, ठीक है, धौलावीरा, ठीक, हड़प्पा है, पर हमने दो बताने हैं, दो आप लिख के इसको छोड़ सकते हैं यहीं पे। ठीक है। रोम को सात पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सात पहाड़ियों में बसा हुआ है, बस। आपने क्या लिखना है, 1000 ईस्वी पूर्व में इटली टाइबर नदी के किनारे सात पहाड़ियों पर बसा होने के कारण इसे रोम को सात पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। खरीफ की चार फसलों के नाम बताने हैं। खरीफ अगला की फसलें कौन सी होती हैं? ध्यान में आ जाना चाहिए आपको, जो बरसात में बोई जाती हैं, यानी कि मई जून में बोई जाएंगी और अक्टूबर नवंबर में ये कट जाएंगी। ठीक, कौन सी होगी हैं? जैसे जीरी, जीरी को क्या बोलते हैं हम? चावल। चावल, कपास, बाजरा और ज्वार। ठीक है, चार एग्जाम्पल हो गए। अगला देखिए, मैग्नीज के दो उपयोग बताइए। अब मैग्नीज का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? देखिए, इसका उपयोग इस्पात के निर्माण में करते हैं, लाइन अपने आप लिखेंगे। ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर या कीटनाशक बनाने में करते हैं। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर और कीटनाशक, ठीक है, उनको बनाने में करते हैं। देखिए, इस्पात बनाने में करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं और कीटनाशक बनाने में करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, धारणीय विकास किसे कहते हैं? अब धारणीय विकास क्या होता है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया गया विकास धारणीय विकास कहलाता है। क्या बताया मैंने आपको? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया गया विकास धारणीय विकास कहलाता है। ठीक है। एकात्मक सरकार क्या होती है? जो केंद्र स्तर पर मिलने वाली सरकार है उसे एकात्मक सरकार कहते हैं। ठीक है। और आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ऐसी सरकार जिसमें सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं, एकात्मक सरकार कहते हैं। ठीक है, यहां लिख लेते हैं, केंद्र स्तर पर मिलने वाली सरकार को एकात्मक सरकार कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमने पहरा पढ़ना है पहले। नीचे दिए गए उद्धरण को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सन 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ध्यान रखना, 1948 में बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपने बहुसंख्या, अब ये सिंहली समुदाय बहुसंख्यक के हैं, यहाँ पे ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुसत्ता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल भाषा को दरकिनार करके सिंही को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा भी देगी।
एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों में नाराजगी और शासन को लेकर उसमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, पहले में ही आंसर है इसके। श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948 में। बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ है? अभियुक्तवाद का क्या अर्थ है? ऐसा समुदाय जो संख्या में अधिक हो, जिनकी संख्या अधिक हो, वो बहुसंख्यकवाद हो गया। श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित करा? अभी ऊपर पढ़ा था पहले में हमने, 1956 में। ठीक है। श्रीलंका में अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? तमिल लोग। जो तमिल लोग हैं वहाँ वो अल्पसंख्यक है। 4 नंबर का पहरा कितना आसान है, आप इजीली इसको कर सकते हो। बिल्कुल पास होने के लिए बहुत आसान है। 8 नंबर के तो ये आपको पहरे ही मिल जाते हैं, और 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए उदाहरण को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्यामल का कहना है कि उसे 1.5 एकड़ जमीन को जोतने के लिए हर मौसम में उधार लेने की जरूरत पड़ती है। कुछ साल पहले तक वह गांव के महाजन से ऋण लेता था, जिस पर उसे 5% मासिक ब्याज देना पड़ता था, यानी कि वार्षिक जो है 60%। पिछले कुछ वर्षों से श्यामल गांव के एक कृषि व्यापारी से 3% मासिक ब्याज की दर से ऋण ले रहा है। जुताई के समय की शुरुआत होने होने व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधी जरूरतें मुहैया कराता है, जिसे फसल तैयार होने पर वापस करना होता है। ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा लेता है कि वह अपनी फसल भी उसी को बेचेगा। इस तरह व्यापारी निश्चित है कि ऋण की अदायगी सही समय पर हो जाएगी। फसल की कीमतें फसल काटने के समय तय कर ली जाती हो जाती हैं, इसलिए वह किसानों से कम कीमत पर फसल खरीदकर बाद में कीमतें बढ़ने पर बेचकर भी मुनाफा कमाता है। व्यापारी को उस समय फसल खरीदने से मुनाफा होता है। वह फसल सस्ते में खरीदकर बाद में कीमतें बढ़ने पर बेचता है। अब प्रश्न देखिए, उपयुक्त अनुच्छेद में श्यामल को ऋण किस स्रोत से प्राप्त होता है? अब ये स्रोत कौन सा है? अनौपचारिक स्रोत रहेंगे ये। औपचारिक स्रोत तो बैंक वगैरह होते हैं ना, अनौपचारिक स्रोत हैं ये। ठीक हो गया। ऋण के अनौपचारिक स्रोत का कौन सा नकारात्मक पक्ष दिखाई देता है? उसमें ब्याज ज्यादा देना पड़ता है। क्या नकारात्मक पक्ष है यहाँ पर? ब्याज जो है वो फालतू देना पड़ता है। बैंक में ब्याज कम लगता है और जो साहूकार है वो ब्याज ज्यादा लेते हैं। श्यामल जैसे किसान की मदद करने के लिए कोई एक सुझाव दीजिए। अब इनको सबसे अच्छा सुझाव क्या है? ऋण कहाँ से लेना चाहिए? बैंकों से। बैंक से ऋण लेने पर इनको ब्याज कम देना पड़ेगा। ठीक है। ऋण के औपचारिक स्रोतों में क्या शामिल है? बैंक हैं, सहकारी समितियां हैं, गांव में सहकारी समितियां होती हैं। ठीक है, सहकारी समितियां। अगला देखिए, अब यहाँ पर हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ये सेक्शन हमारे पास डी आ गया, और इसमें पूछा है जो ईसाइयत और इस्लाम के टकराव को क्रूस कहते हैं। ठीक है ना, जो ईसाइयत है, ईसाइयत जो ईसाई लोग हैं, ठीक है ना, और जो इस्लाम, जो ईसाई और इस्लाम है, इनके टकराव को, इस युद्ध को दोस्तों ईसाई युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सलीबी युद्ध, ईसाई युद्ध। अगला प्रश्न देखिए, भारत पर महमूद गजनबी के आक्रमणों के क्या प्रभाव पड़े? बहुत आसान प्रश्न है। महमूद गजनबी के आक्रमणों से क्या हुआ? उसने यहाँ से अपार धन संपदा जो है वो लूट ली। यहाँ से बहुत सारा पैसा, सोना, चांदी, वो उसने यहाँ से लूटा। नंबर 1। नंबर 2, बहुत से लोगों को यहाँ पर मार दिया गया। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए। बहुत सारे यहाँ से धन, दौलत, जेवरात, वो सब ये लूट के ले गया। और इसलिए इसने क्या करा? भारतीय संस्कृति को भी नष्ट किया। क्या किया इसने? भारतीय संस्कृति को नष्ट किया। जो कला थी, मूर्तियां थी, उनको सबको नुकसान पहुंचाया। जैसे मथुरा, कन्नौज, नगरकोट और सोमनाथ के मंदिरों में उनकी मूर्तियां जो है वहाँ इसने नष्ट कर दी थी। तो इससे जो है हमारी संस्कृति प्रभावित हुई है। बहुत से लोग मारे गए थे। हमारा जो बहुत सा पैसा और सोना चांदी ये लूट कर ले गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
आधुनिक समय में संचार के साधनों का महत्व बताइए। वैसे तो आपने सारे क्वेश्चन इलेबोरेट करके थोड़ा बढ़ा के लिखने हैं, मैं आपको सिंपल चीजें बता रहा हूँ जो मेन मेन पॉइंट हैं। अब जैसे जो संचार के साधन बढ़ने से क्या क्या फायदा हुआ है? व्यापार में तेजी आई है, व्यापार बढ़ा है, ठीक है। और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में आसानी हुई है, और टेक्नोलॉजी बढ़ी है। और इन संचार के साधनों के कारण ही जो है आधुनिक समय में जो जन सामान्य की जो रुचि हैं और उनके जो हित की बातें हैं उनको स्पष्ट किया जा सका, ठीक है। अगला देखिए, अधिकांश सूती वस्त्र मिलें महाराष्ट्र और गुजरात में केंद्रित क्यों हैं? और इसका बहुत आसान सा आंसर है, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। सूत बनता है किससे? है, कपास से, ठीक है ना। यहाँ पर जो है सूती मिलें इसलिए लगाई गई क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है, और यहाँ सस्ती लेबर मिल जाती है, यानी कि श्रमिक जो हैं, यहाँ श्रमिक, श्रमिक लिख देता हूँ, जो यहाँ श्रमिक हैं, लेबर है, वो बहुत सस्ती है, ठीक है। और व्यापारिक दृष्टि से भी ये बहुत उपयुक्त जगह मानी जाती है, इसलिए जो है अधिकांश सूती मिलें जो है महाराष्ट्र और गुजरात में लगी हुई हैं। अगला प्रश्न ठीक है। देखिए, बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट बताइए। अब बेल्जियम में लोग कौन से हैं? 59% तो वहाँ डच लोग रहते हैं, ठीक है। कितने हैं? 59% डच लोग हैं। 40% वहाँ फ्रांसीसी लोग हैं, ठीक है। और आपने क्या बताना कि यहाँ पर लगभग जो है 59% जो है डच लोग रहते हैं और 40% जो है यहाँ फ्रांसीसी लोग रहते हैं। और बेल्जियम की राजधानी जो जो बुसेल्स है उसमें फ्रांसीसी 80% हैं और डच लोग वहाँ पे केवल 20% है। बस आपने ये बताना है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, पूरे बेल्जियम में 59% डच हैं और 40% फ्रांसीसी हैं, परंतु जो बेल्जियम की राजधानी है वहाँ पे डच केवल 20% है और फ्रांसीसी वहाँ पे 80% है। ये वहाँ अब की देखिए यहाँ जातीय पर ये बनावट हमारे है। पास अगला प्रश्न 74 नंबर देखिए, के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं 34वें से। ठीक है। और ये हमारे पास सेक्शन ई आ गया। अब यहाँ पे मध्यकाल में भारत में शिक्षा, साहित्य और मनोरंजन की चर्चा कीजिए। अब मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र कहाँ कहाँ था? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। ये लेंथी क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप खुद करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें आपने अच्छे से पूरा लिखना है। और इतना मैं अगर यहाँ लिखूंगा तो उसका समय बहुत होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपने ये स्वयं करना है। ईसाइयत और इस्लाम के टकराव के क्या परिणाम हुए? अब ऊपर बताया था मैंने आपको क्रूड्स क्रूड्स में, उससे क्या परिणाम हुए वो बताने हैं हमने यहाँ पर। ईसाइयों का और इस्लाम का जो झगड़ा था उसे हम क्रूड्स बोलते हैं। इससे सामंतवाद का अंत हुआ था, राष्ट्रीय राज्यों की जो है स्थापना का मार्ग खुल गया था, पोप की शक्तियों में वृद्धि हुई थी, चर्च सुधार के आंदोलन हुए थे। ये सब परिणाम जो हैं आपने लिखने हैं, ठीक है। अगला 35वां प्रश्न देखिए, मृदा अपरदन के कारण क्या है? मृदा अपरदन होता है भूमि का कटाव, ठीक है ना। भूमि कटाव किस वजह से होती है? अधिक सिंचाई करने से, अधिक पशुचारण से, ठीक है, पेड़ों को काटने से, खाद का ज़्यादा उपयोग करने से, और खनन करने से। इसके अथवा में देखिए, भारत में लौह अयस्क के वितरण का वर्णन कीजिए। अब भारत में लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक तो झारखंड में और दूसरा उड़ीसा में। कहाँ कहाँ बताया मैंने? झारखंड और उड़ीसा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोहा होता है। भारत में लगभग 50% जो लोहा है वो यहीं पे मिलता है। और झारखंड के सिंहभूमि जिले हैं और उड़ीसा के क्योंझर, बोनाई, सुंदरगढ़ है, मयूरगंज है, यहाँ पर जो है लोहे के बहुत ज़्यादा अयस्क मिलते हैं, ठीक है। लोहे अयस्क का यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा और सबसे संपन्न क्षेत्र है। और यहाँ पर जो झारखंड में हजारीबाग है, शाहबाद जिले हैं, इनमें भी लोहे अयस्क निकलता है, ठीक है। भारत में लोहे अयस्क लगभग विश्व का 16.5% भारत में मिलता है। यहाँ हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के किस्म का लोहा मिलता है, और इसमें लगभग जो है 60 से 70% लोहा होता है। तो यही कारण है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वहाँ पर लोहे अयस्क की अत्यधिक मात्रा है, ठीक है ना, इस वाले की। और यहाँ पर लगभग एक अगर अनुमान लगाया जाए भारत में, तो लगभग लगभग 18 जो अरब टन लोहा है वो सुरक्षित भंडार हमारे पास विद्यमान है, ठीक है। मैंने आपको उड़ीसा और झारखंड में प्रमुख लोह अयस्क के खदानें हैं।
अब इनके फिर आगे आप डिटेल लिख सकते हो सारी उस अगला प्रश्न देखिए, राजनीति में जाति कौन कौन से रूप ले सकती है। अब जाति से क्या क्या फर्क पड़ता है राजनीति में। जो राजनीति में क्या होता है, जाति आधारित उम्मीदवार हो जाते हैं, ठीक है ना, अपनी अपनी जाति का उम्मीदवार खड़ा कर लगते हैं। सरकार में जातिगत बातों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। धर्म जाति के आधार पर वोट मांगते हैं, धर्म गुरुओं का सहारा लेते हैं, ये सब जो है यहाँ आप इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, राजनीतिक दल लोकतंत्र का आवश्यक अंग है। इस पर हमने अ, इसकी हमने व्याख्या करनी है। अब काम क्या क्या करते हैं राजनीतिक दल। चुनाव लड़ते हैं, नीतियां बनाते हैं, अपने कार्यक्रम तय करते हैं, कानून बनाने में सहायता करते हैं, सरकार बनाते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। ये सब काम कौन करते हैं, राजनीतिक दल करते हैं, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आप डिटेल में खुद लिखिए। अगला प्रश्न देखिए, भारत के ऋण के औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोतों की तुलना कीजिए। मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, औपचारिक क्षेत्रों में कौन से आते हैं, बैंक हैं, सहकारी समितियां हैं। और अनौपचारिक क्षेत्र कौन से होंगे, जो साहूकारों से, व्यापारियों से, या नौकर जो है अपने मालिकों से उधार लेते हैं, ठीक है ना। जो औपचारिक स्रोत होते हैं वहां पे निश्चित ब्याज देना पड़ता है, और अनौपचारिक स्रोत में जो है वो अनिश्चित अपनी मनमर्जी का ब्याज लेते हैं वो, ठीक है। जो औपचारिक स्रोत हैं वो आरबीआई की निगरानी में रहते हैं, और अनौपचारिक स्रोत इनके ऊपर किसी का दबदबा होता ही नहीं, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, जो औपचारिक स्रोत हैं वो ब्याज भी कम लेते हैं, अनौपचारिक स्रोत जो है वो अत्यधिक ब्याज लेते हैं, ठीक हो गया। इसी के अथवा में प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े। एक तो भारत में विश्व व्यापार की वृद्धि हुई है, पूंजीवाद को बढ़ावा मिला है, अधिक रोजगार मिले हैं, कुशल श्रमिकों की मांग बढ़ी है, व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। ये पॉइंट आप इनको बना के लिखिए, आगे इलेबोरेट कीजिए, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए, ये ग्राफ का क्वेश्चन है। जर्मनी, रूस विश्व के मानचित्र पर दिखाने हैं आपने, और सरदार सरोवर बांध चाय उत्पादक एक राज्य, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, ये आपने भारत के मानचित्र पर दर्शाना है, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये प्रश्न पत्र यहाँ पर समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न पत्र समझ आया होगा और आप इससे पूर्ण लाभ लेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।